हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैं आपका वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो देखिए, इससे पहले जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने 20 के 20 अपने जो बहुविकल्पीय प्रश्न उनको हल किया था। ठीक है, 20 अंक के लिए हमने अपनी प्रिपरेशन की थी बच्चों। तो आज इस क्लास में हम सेक्शन बी को शुरू करेंगे, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है बच्चों। इसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 6 प्रश्न होते हैं, आपको 6 के 6 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, कोई चॉइस इसमें नहीं होती है। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आपके एग्जाम में आने वाला है, मतलब आपका √2, ठीक है, चाहे √3 हो चाहे √5 हो, इन तीनों में से वो कोई भी पूछ सकता है बच्चों। तो इन सब का जो इन तीनों का जो टाइप है वो बिल्कुल सेम है। कोई एक प्रिपेयर कर लो आप, बाकी तीनों आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा किस तरीके का वो पूछ सकता है आपसे, जैसे 2 + -√3, मतलब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, दोनों साइन एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, या फिर मतलब 6 - √5 दे दे। ठीक है, 1 - √2 दे दे, +√2 दे दे। ठीक है, तो मतलब इस या तो इस टाइप का, ठीक है बच्चों, या इस टाइप का। ठीक है, दोनों में से किसी भी टाइप का आपसे वो हल करवा सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 अंक के लिए। तो बच्चों आप इस टाइप को भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखें और इस टाइप को भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों हम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको, आप इसकी जो है, ठीक है, पृष्ठभूमि अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब √3 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से मैं पहले आपको स्ट्रेटजी बताती हूँ क्या क्या हमें बच्चों यहाँ पे करना है। ठीक है, ये आपका सेक्शन बी है। ठीक है, सेक्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया मेरे प्यारे बच्चों कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम परिमेय मानेंगे। ठीक है, गलत मानेंगे कि जो कि नहीं है। ठीक है, √3 को हम परिमेय संख्या मानेंगे और पूरे क्वेश्चन में हमारा यही काम रहेगा, उस परिमेय को जो हम मानेंगे उसको ही हम गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों रियल नंबर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, तो रेशनल या इरेशनल, परिमेय या फिर अपरिमेय। जब वो परिमेय नहीं रहेगा, उसको हम परिमेय गलत साबित कर चुके होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या सिद्ध हो जाएगा, आपका अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, सबसे अपने पहले वाले स्टेप को हम करते हैं, मानते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, इसकी जस्ट हमें अपोजिट इमेजिनेशन करनी है। ठीक है, ठीक है, इसकी बिल्कुल विपरीत कल्पना, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया हमने परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप बताएंगे कि जो P व Q जो हैं आपके, P व Q सह अभाज्य है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य का मतलब मैं आपको बच्चों दोबारा से याद दिला दूँ, दोबारा से बता दूँ क्या होता है कि P और Q का जो कॉमन फैक्टर है यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो केवल एक है। एक के अतिरिक्त इन दोनों का कॉमन फैक्टर और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी लीजिए अपनी, मतलब याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, जो भी आप कहें कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है, केवल एक है, केवल एक है, एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो बच्चों आप इनकी सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका P = आ जाएगा √3Q। ठीक है बच्चों, आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों का आप करेंगे वर्ग। ठीक है, इस बात को आप लिखेंगे भी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग आप अच्छी तरीके से जानते हैं, स्क्वायर यानी कि पावर 2 करेंगे हम दोनों तरफ। ठीक है, पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो करेंगे हम P², ठीक है, √3Q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो P² बच्चों, √3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 3। ठीक है, 3Q²। ठीक है, अब आप इस 3 को ना इधर भेजेंगे, ये मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, P²/3 = Q²। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, 3 जो है वो P² में भाग लगाया जा रहा है 3 से इसमें। ठीक है, तो 3 जो है वो इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है P² को। ठीक है, तो P² को कर रहा है तो बच्चों P को भी करेगा।
अब विभाजित जब कर देगा वो पूर्णतः, तो बच्चों ये 3 है ना, ये इसका क्या बन जाएगा, इसका गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ज़रा लिखें कि पी स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, पूर्णतः विभाजित है। तो ए भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, विभाजित होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें थ्योरेटिकल जो थ्योरी का है जो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। ठीक है ना, विभाजित होगा, थ्योरी के बेस पे ही हमें ये सिद्ध करना होता है। ठीक है, विभाजित होगा अर्थात इसका मतलब क्या निकला, इसका कॉन्क्लूजन क्या निकला कि जो 3 है ना, 3 पी का, ठीक है, ये पी का, ठीक है, यहाँ पे आप मतलब जैसे मैंने पी क्यू लिखा ना बच्चा, यहाँ पे आप ए बी भी मान सकते हैं एज यू विश। 3 पी का एक गुणनखंड है। क्या है बच्चों, गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। ठीक है, अब आप क्या मानेंगे अपनी तरफ से, माना P बराबर 3R मान लें आप। ठीक है, R मान लें। ठीक है, माना ही हमने 3R। अब इसको ना आपको बच्चों पुट करना है, किस में करना है, P बराबर 3R को आपको समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में पुट करना है। ठीक है, 1 में रखना है। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट करेंगे आप, P बराबर √3Q, ये हमारी प्रथम समीकरण थी। ठीक है, रख लेंगे आप P बराबर 3R। ठीक है, √3Q, चाहे तो √3 को आप पहले ही काट लें, √3 से 3 कट जाएगा आपका √3 टाइम्स, तो आपके पास बचेगा √3R = Q। आप पुनः यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, मेरे बहुत प्यारे बच्चों, आप सब सीख जाएंगे। ठीक है, बस आप निष्ठा से, सच्ची निष्ठा से लगे रहिए। ठीक है, तो √3R का हम वर्ग कर देंगे = Q²। √3 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 3। ठीक है, ओके, और R का वर्ग R² = Q²। मैं आपको एक बात बताऊंगी, हाँ, अगर देखो प्रश्न आपका √2 है, ठीक है, √2 है, तो यहाँ पे आप P बराबर क्या मानेंगे, 2R मानेंगे। अगर यहाँ पे √5 होता बाई चांस, ठीक है, तो यहाँ पे आप 5R मानते। ठीक है, ये नहीं है कि 3R मानना है हमको। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, वरना आपका प्रश्न गलत हो जाएगा पूरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब R² = मल्टीप्लाई में बच्चों 3 में जाके क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड में। अब देखिए फिर से हमें वही बात लिखनी है जो हमने P के लिए लिखी थी ना, वही सेम टू सेम बातें हमें लिखनी है Q² के लिए, कि जो Q² है वह 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यानी कि पूरी वो कट रही है। ठीक है, पूरी उसमें विभाजन हो रहा है हमारा, विभाजित है, तो Q भी पूर्णतः, ठीक है बच्चों, विभाजित होगा। समय का भी आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अपने क्वेश्चन आप पेपर जब सॉल्व कर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में, विभाजित होगा, तो कॉन्क्लूजन क्या निकला, अर्थात 3 Q का भी, ठीक है, Q का भी एक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने परिकल्पना की थी तो हमने यहाँ पे लिखा था कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। बट अब आपने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि P और Q दोनों ही नंबर का एक अन्य गुणनखंड भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ P का भी 3 एक आ रहा था गुणनखंड, यहाँ पे Q का भी एक 3 गुणनखंड आ चुका है, नहीं, दोनों नंबर का P व Q का एक अन्य गुणनखंड आ चुका है, जबकि केवल 1 था। ठीक है, केवल 1 ही आना चाहिए था। ठीक है, बट 1 के अलावा भी कोई अन्य नंबर आ रहा है जो कि दोनों ही नंबर का क्या है, गुणनखंड। तो हमारी जो ये परिकल्पना है बच्चों गलत सिद्ध होती है। ठीक है ना, जो हमने इसे सहभाज्य माना था, परिमेय संख्या माना था, वो यहाँ पे गलत सिद्ध हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि P व Q का एक अन्य गुणनखंड, अन्य, ठीक है, गुणनखंड 3 भी है, अर्थात यहाँ विरोध आभास, ठीक है, विरोध आभास की
स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है बच्चों, थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करनी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी का ही महत्व है, थ्योरी के ऊपर ही आपको पूरे प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे इसमें। स्थिति, क्योंकि रिजल्ट मेन जो है ना, ये जो हम लिख रहे हैं ये है। अब स्थिति उत्पन्न हो रही है, और ये स्थिति उत्पन्न क्यों रही है, विरोध क्यों हो रहा है आपका। ठीक है, 3 जो है आपका अन्य गुणनखंड आ भी रहा है, और आप स्टार्टिंग में मान के चले हैं कि केवल उसका जो कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स का, वो केवल 1 है, 1 है। ठीक है, तो विरोध हुआ ना, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों क्रिएट हुआ, हमारी गलत परिकल्पना के कारण। जो हमने अपनी मान्यता मानी थी ना कि P/Q एक परिमेय संख्या है, सॉरी √3 एक परिमेय संख्या है, तो वो हमारी गलत परिकल्पना थी, वो हमें नहीं मानना चाहिए था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, यह स्थिति, ठीक है, स्थिति हमारी गलत परिकल्पना, ठीक है, इमेजिनेशन, परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हुई है। ठीक है, आगे बात आपको समझ में, जो आपने √3 परिमेय माना था ना, वो हमें नहीं मानना चाहिए था, वो गलत सिद्ध हुआ, गलत साबित कर दिया। हमारी स्ट्रेटेजी ही इस क्वेश्चन को करने की क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, कि √3 जो है हम उसको एक परिमेय संख्या मानेंगे, उसको गलत साबित कर देंगे। तो अर्थात यहाँ पे बच्चों क्या रिजल्ट हमारा अब निकल गया कंक्लूजन में, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इज दैट क्लियर, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आपने यहाँ पे 2 मार्क्स अपने क्या कर लिए हैं, अपने प्रिपेयर कर लिए अच्छी तरीके से। बच्चों थोड़ा फास्ट करते हैं, देखो मैं चाहती हूँ आपकी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना रहे। ठीक है, बट मेरी जो पूरी स्ट्रेटेजी रहती है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, चाहे वीडियो लॉन्ग हो शॉर्ट हो, डजेंट मैटर। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है बच्चों आपको। ठीक है, ये आपका एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। जब भी हाईएस्ट डिग्री किसी भी मतलब एक्सप्रेशन की, व्यंजक की 2 हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। तो इसके सबसे पहले आप इसकी ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c से तुलना करके, ठीक है, तुलना करने पर abc के मान निकालिए। तो x² का गुणांक यहाँ पे a, यहाँ पे क्या है 1, a का मान 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप उसे 0x मान सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब x की आप तुलना करोगे तो b का मान यहाँ से क्या निकल के आया 0, c का मान कितना निकल के आया बच्चों -3। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे जो संबंध जो होता है वो क्या होता है देखिए। ठीक है, अगर हम इनका योगफल करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, वो होता है बच्चों आपका -b/a। ठीक है, तो अब आप क्या काम करेंगे, अब देखो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मूल जो है भाई इसके, तो यहाँ से आपके जो हैं आपको मूल भी निकालने पड़ेंगे इसके। ठीक है, x² बराबर क्या मानना पड़ेगा आपको, 3 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 3। और जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 3 के ऊपर रूट बनेगा, तो आपका जो x के मान आ गए वो आपके ±√3 आ गए। ठीक है, तो बच्चों मेरे अब देखिए ये हो चुका है आपका। तो जब आप प्लस करेंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा, यानी कि आपका मतलब एक मूल तो आया आपका यहाँ से √3 और एक आया बच्चों मूल आपका यहाँ से -√3। मैंने प्लस माइनस लगाया था ना, इसका मीन्स यही था। ये मैंने आपको खोल के भी यहाँ पे एक्सप्लेन यहाँ पे दिखा दिया है। तो बच्चों यहाँ पे आप अल्फा और बीटा की जगह रखिएगा ज़रा। अल्फा क्या आया बच्चों, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। ठीक है, माइनस में है ये आपका। ठीक है, अल्फा क्या है √3, ठीक है, बीटा क्या है -√3। ठीक है, तो बच्चों एक तरीके से ये जो है आपका 0 आ गया। ठीक है, तो अभी चलो आप इधर भी रखें, राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज़ रखें। बी की वैल्यू यहाँ से 0, ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1। ठीक है, अब माइनस तो है ये आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों √3 से √3 कट गया तो यहाँ पे 0 हुआ। इधर या आपका 1 में आप 1 का डिवाइड लगाएंगे जब आप 0 में, तो बच्चों 1 ही आपको, सॉरी 0 ही आपको मिलेगा। ठीक है, 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड लगाएं आपको 0 ही मिलता है। ठीक है, तो दोनों हमारी साइड्स कैसी आ चुकी हैं बच्चों मेरे, क्या आ चुकी हैं आपकी इक्वल। तो दोनों कैसे हो गए हमारे, जो ये संबंध है वो हमारा बिल्कुल सत्यापित सिद्ध हुआ है। ठीक है ना, आगे बात आपको समझ में, तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब आप आगे करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना ही करना था। दोनों मतलब अपने मूलों, ये मूलों को हम शून्यांक ही बोलते हैं। ठीक है, और गुणांकों, ठीक है, दोनों के बीच जो संबंध था वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है आपका। दोनों साइड हमारी इक्वल आ चुकी है, इस बात से हमें पता लगता है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका किस चीज़ से
ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा है, अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, बहुत ही मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टिपिकल आपका नहीं है। ठीक है, अगर आप 2-3 बातें ध्यान रख ले तो उसमें आप अच्छे तरीके से अपना जो वेटेज है क्वेश्चंस का उसमें आप अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, अच्छे से आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए आपको चाहे आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड लाएं या राइट से आप लेफ्ट लाएं, तो आपको प्रूफ करना है ये। ठीक है, आप चाहे जिससे भी लाएं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, एज यू विश। तो बच्चों मैं यहाँ से लेती हूँ आपका, मैं LHS लेके चलती हूँ। ठीक है, 1 + sec A अपॉन sec A। ठीक है बच्चों, तो sec A को आप क्या लिख सकते हैं, sec A को आप लिख सकते हैं 1/cos A। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी sec के प्लेस पे आप 1/cos A करें। ठीक है, तो देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले जो आपका न्यूमरेटर है ना, यहाँ पे 1 मान के इसका LCM लें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे तो LCM आपका cos A ही आएगा। ठीक है, 1 से cos A जाएगा, cos A टाइम्स, तो यहाँ पे होगा आपका cos A प्लस यहाँ पे एज इट इज़ 1। ठीक है, तो ये 1/cos A ही रहेगा। तो cos A से बच्चों cos A कैंसिल हो गया, जानते हैं आप, बेसिक रूल्स तो जानते ही हैं। ठीक है, तो 1 + cos A आपका बचा। अब आपका जो है, अब आपकी यहाँ से राइट हैंड साइड तो नहीं आ पाई है भाई, राइट हैंड साइड तो आपकी sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos A है। ठीक है, तो आप इसका करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण हम कैसे करते हैं बच्चों, नंबर्स तो हम ये रखेंगे बट इसका जो साइन है ना वो चेंज कर देंगे, यानी कि क्या 1 - cos A, इसी से मतलब 1 - cos A से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और 1 - cos A से है डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से रेशनलाइजेशन किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। 1 - cos A, 1 - cos A, पता लग गया ना क्यों करी मल्टीप्लाई, नंबर तो वही रखे। ठीक है, बट साइन डिफरेंट लिया हमने, चेंज लिया। ठीक है, और उसी से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 - ठीक है cos स्क्वायर A अपॉन, ये तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये तो इतने का इतना ही रहेगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें आप 1 ही आपको मिलता है हमेशा। तो बच्चों 1 - cos स्क्वायर A क्या होता है आपका sin स्क्वायर A। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हुई है। ठीक है, 1 - cos A, जानते हैं आप sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। 8.3 से पहले आपकी प्रॉपर्टीज़ दी हैं उनमें से ये एक है, और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आपका यहाँ पे हुआ है। ठीक है, जब आप साइन स्क्वायर को इधर रखेंगे, cos स्क्वायर को इधर पहुँचा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर। ठीक है, और 1 - cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर A। तो इस टाइप से आपने जो है आप RHS को यहाँ पे लेके आ गए हैं। ठीक है, ये हमें लाना था, देखिए यही हमारा आ चुका है। ठीक है, तो हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, 2 मार्क्स आपने गेन कर लिए। फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, स्टैटिक्स से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी से प्रश्न है बच्चों आपका। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है आपसे, देखो आपसे पूछा है इसमें माध्य। ठीक है, माध्य अर्थात समांतर माध्य। ठीक है, तो देखिए पहले आप नोट कर लीजिए वो क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, ब्रैकेट आपकी टेबल बनाई जाती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे वर्ग अंतराल। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, 0 से 10 का है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, 40 से 50 और 50 से बच्चों 60। ठीक है, ये आपका इंटरवल आपको सामने गिवन है। ठीक है बच्चों, और आपका जो बारंबार था उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यू नो ऑल्सो वेरी वेल दिस थिंग, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, तो आप इसे आप F लिखें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप F। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ आपको, 7, 5, 8, 13, 20, 7। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे x का मान हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जो इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, हम दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले इंटरवल के लिए आपको बताऊंगी, तो 0 + 10 और 2 से हम डिवाइड लगा देते हैं। तो ये आपको xi निकालने का फॉर्मूला है। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो आप 1 वाले इंटरवल के लिए निकालेंगे x का मान। ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 के लिए निकल के आ जाएगा। तो बच्चों 10 और 0 कितना है, 10, 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो सबके लिए फिर आपको जब आप निकाल रहे होंगे ना सभी, तो सभी के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक निकाल कर आप दोनों का इंटरवल का जो गैप है वो चेक करें, 20 से 10 गया, 10 का गैप है प्रत्येक के अंदर, आप देख सकते हैं। तो फिर सभी में आप 10 ऐड करके आप पूरे इस टेबल को निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, अभी इन दोनों का निकल के हमारा बच्चों आ गया, कितना निकल के आया, 5। तो अब बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया गैप चेक करें, 10 का गैप है तो इसमें 10 जोड़ते जाएं, 5 और 10 15। ठीक है, 15 और 10 25, 25 10 35, 35 10 बच्चों 45, 45 10 55। ठीक है, इज दैट क्लियर, कोई गलती तो नहीं है, चेक कर सकते हैं आप। 5 में 10 ऐड करेंगे 15, 10 25, 10 35
ये, ठीक है। अब बच्चों आप निकालेंगे, देखिए एक बात मैं बताऊंगी, देखिए हमारे केवल ये 2 अंक के लिए प्रश्न है, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे। समांतर माध्य निकालने के आपके 3 मेथड हैं, ठीक है, आप जानते हैं। तो जो है समांतर माध्य को आप सब, जो आपका डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, उसी से फाइंड करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी विधि का नाम नहीं लिया गया, तो आप चाहें जिस विधि का प्रयोग करके आप निकालें, ठीक है, आपकी मर्जी है। और देखिए सभी चाहते हैं टाइम बचाना, तो सब जल्दी से जल्दी ही करना चाहेंगे जिससे हमारा टाइम बच सके, ठीक है। तो हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे समांतर माध्य निकालने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे निकालेंगे बच्चों हम fx, ठीक है, तो fx निकालेंगे दोनों की मल्टीप्लाई करके। 7 5 बच्चों कितना हो गया आपका 35, ठीक है, 15 पंजे 75, ठीक है, 25 सट्टे कितने होते हैं बच्चों 200, ठीक है। 35 की 13 में गुणा करें आप, तो देखो वैसे करके देखनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखें। तो 13 पंजे 65 को 5 कैरी 6, ठीक है, 13 तिया 39, 39 और 6 बच्चों कितना हो गया 9 6 15 45, ठीक है। अब 45 दूनी 90, ठीक है, 0 की ये 0। अब इसकी 7 पंजे 35 को 5, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 और बच्चों 3 38, ठीक है। अब बच्चों जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है समांतर माध्य निकालने का, समांतर माध्य को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है प्रत्यक्ष विधि के लिए वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा का बच्चों क्या मतलब होता है, इसका योग होता है, ठीक है। तो हम जो हमारे एफ एक्स जो हमारे निकले प्रत्येक पद, इन सब का हम योग करेंगे और उस चीज़ को हम दिखाएंगे, उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा एफ एक्स से, ठीक है, एफ एक्स का योग, ठीक है। आगे बात समझ में। 5 10 15 20 को 0 हासिल 2, ठीक है, 7 3 10 5 15, 15 और 8 बच्चों कितने हो गए आपके 23, 23 और 2 बच्चों 25, 25 को 5 हासिल 2, 2 2 हासिल के 4 और 8 8 9 17, 17 और 3 बच्चों 20, तो 2050 आ गए बच्चों। अब ऐसे ही आप सिग्मा एफ फाइंड करें, तो एफ आपका ये ना, सबको आप ऐड कर दें। एडिशन को हम दिखाएंगे किस चीज़ से, सिग्मा से। किसका कर रहे हैं बच्चों, एफ का, तो एफ ठीक इज इक्वल टू 7 5 12 8 20 3 23, 23 और 7 बच्चों कितना हो गया आपका पूरा 30, 30 को 0 हासिल 3, 3 और एक 4 और 4 और 2 बच्चों 6, तो आपका सिग्मा एफ आ गया बच्चों 60, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों 2050, ठीक है, बटा सिग्मा एफ की वैल्यू 60, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए इस 6 से पूर्णतः विभाजित तो नहीं होगा 205, डेसिमल में आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो आप डिवाइड लगाएं, ठीक है, 6 3 जा 18, ठीक है, 3 टाइम गया 2 बचे, उतार लिया हमने 5, 25 हो गया, 6 4 जा 24, 1 बचेगा, 1 में 6 का डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 10 हो जाएगा आपका, तो 6 1 जा 6, 10 से 6 गया बच्चों 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, ठीक है, 6 6 जा 36, ठीक है, 6 7 जा आपके कितने हो जाएंगे 42, वो तो ज़्यादा हो जाएगा 40 से। तो बच्चों पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट तक डिवाइड करना सफिशिएंट होता है, ठीक, करने को तो कितने ये चलता ही जाएगा डिवाइड, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये आपका 2 डिजिट तक सफिशिएंट होता है, तो आप इतना इसे रखें। ये आपका बच्चों समांतर माध्य निकल के आ चुका है। समांतर माध्य का सिंबल है ये, ठीक है, बिल्कुल भी आप ना घबराएं कि हमने एक्स बार क्यों लिखा, तो एक्स बार जो है वो आपको समांतर माध्य को ही प्रेजेंट करता है, ठीक है, उसी को क्या करता है, शो करता है, उसी को दिखाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, प्रॉपर फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है। 2 घन, ठीक है, 2 घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। पहले आप इतना ही पढ़ें, इतने का ही फिगर बनाएं। तो 2 घन है बच्चों, आप भी 2 घन बना लीजिए, ठीक है। घन आप जानते हैं क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों ही चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ लिख के, जिसमें L बराबर B बराबर H होता है, ठीक है, वो घन कहलाता है हमारा। अब मैं इन तीनों को अगर A मान लूँ, ठीक है, तो ये भी A, ये भी A और ये भी आपकी A, तो एक और आपका ऐसा ही घन है, ठीक है, तो आप अच्छे से बनाए पहले घन, ये हमने घन बना लिया, ठीक है बच्चों। आपको फिगर की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ उसमें क्या क्या दी होती है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, ठीक है, उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होता है, ठीक है। हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो आयतन चैप्टर है उसमें बच्चों कम से कम 5 से 6 आपकी आकृतियाँ हैं, जिसमें आपका घन है, घनाभ है, ठीक है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, ठीक है, और सबके ही 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्या क्या, एक तो आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बच्चों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप सबको अच्छे से प्रिपेयर रखें, किस पर क्वेश्चन आ जाए ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर रखें। तो बच्चों हमारे 2 घन हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक का, इसका भी वॉल्यूम क्या है आपका, इसका क्या है 1331,
और बच्चों इसका भी 1331। ठीक है, तो पहले हम इनकी भुजा निकाल लेते हैं कि प्रत्येक की भुजा एक्चुअली है कितनी। तो बच्चों घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है, उसका सूत्र होता है ए क्यूब। ठीक है, बराबर 1331। तो ए का मान निकालेंगे। ए हमारी क्या है बच्चों, भुजा है, आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब बच्चों ये घन जब इधर जाएगा ना 1331 के ऊपर, तो ये घन मूल बन जाएगा, घन मूल। ठीक है बच्चों, और जैसे ही घन मूल आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 3 है ना, तो इट मीन्स दैट ये जो ये किसी का घन है। अब ये किसका है, मेरे को तो पता है ये 11 का घन है। ठीक है, बट मैं तो आपसे यही कहूँगी बच्चों, आप कम से कम 1 से लेके 15 तक के जो घन है ना, वो आप याद करके रखें, अच्छे से रट के रखें, क्योंकि निकलने को तो निकल जाएगा। 3 बार गुणा करो, आपको आपके हाथ में निकल के आ जाएगा किस चीज़ का ये। ठीक है, तो इसका घनमूल निकालो, आप डिवीजन मेथड से फटाक से पता लग जाएगा। बट बच्चों अपने टाइम को सेव करने के लिए हमें एकदम एग्जैक्ट ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई देखते पता लग जाए 1 सेकंड के अंदर कि हाँ भाई ये 11 का घन है। ठीक है, तो 11 का घन लिख लिया हमने, 3 का दिन। तो बच्चों ये जो घन है ना, ये घन मूल को काट देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ से आप प्राप्त करेंगे 11। तो ए का जो मान है, आपकी जो भुजा है ये निकल के आ गई बच्चों आपकी 11। ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आपके पास 11। प्रत्येक घन की भुजा कितनी होगी बच्चों, आपकी 11। तो दोनों फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त जो ठोस होगा आपको, ठीक है, दोनों को जब हम एक पास बिल्कुल ऐसे सटा के रख देंगे, दोनों को मिला देंगे, इनको जोड़ देंगे अच्छी तरीके से, तो बच्चों एक आपको ठोस प्राप्त होगा। ठीक है, नया। ठीक है, तो उसी का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। याद रखें, जब ना तो वो वक्र कहे ना संपूर्ण कहे, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है उसने, तो इसका जो मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, उस मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात समझ में, पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक बात को बड़ी बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा बच्चों। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम उसी का निकालेंगे। तो बच्चों जब इनको सटा कर रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बच्चों जब दोनों को हटाया जाता है, ठीक है, भुजा तो हमने फाइंड कर लिए, तो दोनों से सटाकर रखा जाता है, तो जब हमें प्राप्त ठोस होगा वो किस प्रकार का दिखेगा, जब इनको बिल्कुल एकदम सटाकर रखा जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ के, तो कैसी हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी बच्चों। तो देखिए ज़रा ध्यान से बनाइए इसको आप। ठीक है, गलती हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से ज़रा। ठीक है, तो ये हमने पहला वाला घन रखा बच्चों, फिर बिल्कुल इसी को जोड़ते हुए यहीं से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे अपना। ठीक है, फिर ये तो हो गया, अब यहाँ से आप स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा वाला डब्बा। ठीक है, और फिर आप एक दूसरे को इस तरीके से जोड़ दें। तो बच्चों प्राप्त जो आपका घन है कुछ इस प्रकार से आपका प्राप्त जो ठोस है वो इस तरीके का दिखेगा। एक नया घनाभ आपको प्राप्त होगा बच्चों। जब आपकी L बराबर B बराबर H होती है तो बच्चों उसको हम घन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारी L बराबर B कोई एक भुजा भी डिफरेंट हो जाए, मतलब अलग हो जाए, ठीक है, चाहे L बराबर H डिफरेंट ऑफ B हो जाए, ठीक है, तो एक भी कोई अलग हो जाती है, तो फिर हम उस आकृति को, उस ठोस को हम बच्चों घनाभ बोलते हैं। ठीक है, ना कि हम घन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये साइड तो इसकी बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगी। देखो 11 11 11 थी, हमने निकाली भुजा प्रत्येक अब ये। ठीक है, आपने देखा, तो बच्चों ये भी 11 रहेगी आपकी, ये भी 11 रहेगी, परंतु ये वाली चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की 11, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 11, तो पूरी टोटल कितनी होगी बच्चों, ये हो गई आपकी पूरी 22। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप इसके हमें इस प्राप्त जो ठोस का इसका तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था TS से, टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी की आप क्या लिखें, भुजाएं लिखें क्या क्या। तो बच्चों आपकी देखिए क्या जो है ये आपकी ये जो चीज़ है आपकी लेंथ जो है आपकी क्या है, ये 22 हो गई। ठीक है, 11 11। ठीक है, ब्रेथ कितनी होगी बच्चों, वो भी 11 रही। H हाइट कितनी रही बच्चों, वो भी आपकी 11 ही रही। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से कि प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा अंडर ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 गुणा सबका मान रखें, L कितना 22, ठीक है, B कितना 11 प्लस B कितना 11, H कितना 11 प्लस H कितना बच्चों 11 और L कितना बच्चों 22। ठीक है, सबकी गुणा बड़े सावधानी से करें, मिस्टेक ना होने पाए। तो बच्चों 11 दूनी 22 को 2 हाथ से लगेंगे 2, 11 दूनी 22 और 2 बच्चों 24। ठीक है, 11 11 हम 121 और बच्चों ये भी आपका 242 ही आएगा। ठीक है, सबका अच्छी तरीके से सम करें 2 3। तो देखिए बच्चों सभी का सम कितना होगा इसका, देखिए 2 और 1 3 और 2 5। ठीक है, फिर आपका क्या नाम से 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 को 0 कैरी 1। ठीक है, 2 और 1 3, 4 और 2 6, तो 605 आपका आ चुका है। अब बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए इनकी 2 5 10 को 0 कैरी 1, 1 का 1, 2 6 12,
ठीक है। तो आपका ये जो आपका बच्चों प्राप्त ठोस था, घनाभ जो था आपका, ठीक है, तो उसका जो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका आ चुका है 1210। ठीक है, और आपकी बीमा आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कभी भी किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल हो तो आप स्क्वायर की फॉर्म में यूनिट का आंसर देंगे उसमें। ठीक है, तो बच्चों ये आपका फाइनली आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट इस सेक्शन के फर्स्ट पार्ट का एंड क्वेश्चन जो है वो आपका एफ। ठीक है, क्या है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है, तो x व y के बीच आपको संबंध ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर से आप बता सकते हैं, कौन से चैप्टर से? ये है आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो करते हैं अपने क्वेश्चन को हम। तो देखो कोई बिंदु है बच्चों जो इन दोनों बिंदुओं से बिल्कुल समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित। ठीक है, इसका मैं छोटा सा एक फिगर आपको बना के दिखाऊंगी। एक लाइन खींचे आप, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखा। ठीक है, तो इसके पहले यहाँ पे आप मान लें ए बिंदु मान लें, उसके कोऑर्डिनेट 3 और 6। ठीक है, दूसरे बिंदु आप यहाँ पे बी माने, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट -3 और 4। तो इनके बीच में बच्चों कोई ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स व वाई हैं। ठीक है, उस पॉइंट को मैंने पी मान लिया। ओके माय स्टूडेंट्स, तो ये जो बच्चों बिंदु है ना, ये इस बिंदु से बिल्कुल समान दूरी पर है, और इस बिंदु से भी ये उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर ये इस बिंदु से है, यानी कि समान दूरी पर है दोनों बिंदुओं से। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, संबंध प्राप्त करना है। तो बच्चों मेरे, मैंने क्या बताया आपको, इसके लिए क्या बताया, जब दोनों बिंदुओं से दूरी समान है, ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है ना, और फिर उनको इक्वल रख के हम एक्स वाई के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो ठीक है, करते हैं पहले कि ए पी की दूरी आप एज अ थ्योरी लिखेंगे, एज अ फॉर्मूला, ए पी की दूरी इज इक्वल टू बी पी की दूरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, दूरी सूत्र मैंने आपको बता ही रखा है। क्या होता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आप x1 - x2 भी लिख सकते हैं, y1 - y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर से पॉजिटिव ही हो जाता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आ पाता। और बच्चों सारे का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ए पी की दूरी कैसे निकालेंगे, आप इसे आप x1 y1 माने, ठीक है, इसको आप x2 y2 माने। तो बच्चों x2 - x1 यानी कि क्या हो गया आपका x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y - 6 का होल स्क्वायर, पूरे का बच्चों स्क्वायर रूट। सिमिलरली आप ऐसे करेंगे, इसे आप x1 y1 मान लें, ठीक है, और आप इसको x2 y2 मान लें। ठीक है, तो x2 - x1 यानी कि -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - y का होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। इसके स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट फ्रॉम हेयर x - 3 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेके, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर भी है, तो बच्चों उस माइनस को ये स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा x + 3 का होल स्क्वायर। पता है, मैं चलो आपको थोड़ा अलग बता देती हूँ, कभी आपको ये वाली बात समझ में ना आए, आप बोलें कि मैम ने डायरेक्ट ही कर दिया। तो माइनस हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो आपको क्या मिला यहाँ से x + 3, और बच्चों पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ना, ये इस माइनस को खत्म कर देगा। मीन्स माइनस का जो स्क्वायर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो पॉजिटिव ही होता है। -1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको +1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x + 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ माइनस को, मतलब सॉरी प्लस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते नहीं, क्योंकि प्लस तो है ना, क्या होता है कि जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, और यहाँ पे मिला आपको, ठीक है, 4 - y का होल स्क्वायर। अब फटाफट से आप क्या काम करेंगे, सबका स्क्वायर खोलना शुरू कर दीजिए a - b के होल स्क्वायर से, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे a + b के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे मिलेगा आपको x² + 9 - 6x, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको y² + 36 - 12y इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा आपको x² + 9 + 6x, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको 16 + y² - 4 × 2 = 8y। अब देखिए क्या क्या आपकी चीज़ कट रही है, x² से x² खत्म हो गया, y² से y² खत्म है आपका, और क्या कटा क्या बचा। ठीक है, जो जो चीज़ बच्चों आपको मिल रही हैं, आप मतलब आपकी बची, उनको आप लिख लीजिए। -6y, यहाँ से आपका -12y + 36। ठीक है, इधर वाले नंबर्स को आप इधर ही लेके आ जाइए, तो ये +6 है, यहाँ पे आके -6, ठीक है,
ये 16 है, ये इधर आके -16, ये माइनस का 8y, इधर आके +8y, और यहाँ पे +9 भी है, तो ये -9 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए -6x ये हो गया आपका माइनस का 12x, ठीक है। -12y + 8y माइनस के 4y, ठीक है। और क्या बचे, नंबर्स बचे हमारे, ठीक है। 16 और 9 कितना होता है बच्चों, 25, और 25 वो माइनस का होगा, ठीक है। 36 से 25 का कितना बचेगा, 16 से 6 का, ये मतलब 11 आपको यहाँ से मिल जाएगा, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों XY में आपका ये रिलेशन आपका आ चुका है, ठीक है। अच्छे से रीचेक कर लें, कोई मिस्टेक ना होने पाए कोई, ठीक है। यहाँ से ये एक बार रीचेक कर लेते हैं, -16 और ये +8y और ये -9 इज इक्वल टू 0, -12 और ये y के -4y, ठीक है। 36, ये तो 25, 36 से 25 गया आपका 11 प्लस का। ओके, तो बच्चों फाइनली ये आपका x और y के बीच में रिलेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या काम कर सकते हैं, इन तीनों नंबर को तो आप इधर भेज देंगे, या आप ये बोलें कि इनमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप ये बोलें कि माइनस कॉमन लेके आप राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो आपको ये मिल सकता है 12x + 4y, ठीक है, -11। अब इस 11 को भी इधर भेज दीजिए आप, तो 12x + 4y इज इक्वल टू 11। इस तरीके से भी आपको समीकरण प्राप्त हो सकती है, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने इस सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2 मार्क्स के हमारे 6 के 6 प्रश्न थे, तो हमने 12 अंक के लिए ये सेक्शन जो है तैयार कर लिया है, ठीक है। ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12 मार्क्स के लिए रेडी कर लिया। ओके बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपका ये जो है आप क्वेश्चन नंबर 2, जिसे हम लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं, इसमें आपको 6 प्रश्न मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बट आपको 5 ही अटैम्प्ट करने हैं, 5 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं। बट मैं आपके पूरी क्लास में क्या कराऊंगी, 6 के 6 प्रश्न आपके हल कराऊंगी, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।